फॉस्फोराइलेटेड, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि फॉस्फोरस का ऐड होना, फॉस्फोरस की एडिशन को बोलते हैं फॉस्फोरेट। तो फर्स्ट स्टेप में एडीपी यूज हुई है, अब ये थर्ड स्टेप में एडीपी यूज हो रही है। एटीपी को हम जब ब्रेक करते हैं फॉस्फोरस में और एडीपी में, ठीक है, तो जो फॉस्फोरस होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पे। फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन, सीआरटी की एक लाइन है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 redox इक्विवेलेंट। Hello everyone, my name is Nazia Parveen and today I will revise you glycolysis process. ओके तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसे मैं एनसीईआरटी से भी आपको समझाऊंगी, फिर इसे मैं अपने नोट से भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो इसको ये वीडियो देखने के बाद आपको ग्लाइकोलिसिस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी लाइन में एनसीईआरटी के। ओके, ग्लाइकोलिसिस, द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस फॉर शुगर एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। किससे किससे? ग्लाइकोस, ग्लाइकोस किसके लिए बोला जाता है? शुगर के लिए। और लाइसिस, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्लाइकोस एंड लाइसिस से। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाय गुस्टो एम्बेडेन, ओट्टो मेयरहॉफ एंड जे पार्सन। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये किसने दी थी? 3 साइंटिस्ट ने दी थी, एम्बेडेन ने, मेयरहॉफ ने एंड पार्नस ने। एंड इज ऑफन रिफर टू एज द EMP पाथवे। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। यानी कि जो एन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। तो जो ग्लाइकोलिसिस होती है, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है वो बिना ऑक्सीजन की होती है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, इसीलिए जो एन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पाई जाती है, ठीक है। एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है एन एरोबिक में सिर्फ यही एक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लाइन, इसका मतलब क्या है कि जो एरोबिक होते हैं या एन एरोबिक होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं एंड जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करते हैं, उन दोनों में ही जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो प्रोसेस होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है उस प्रोसेस में क्या होता है? उस प्रोसेस में जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पायरुविक एसिड। और जो पायरुविक एसिड होता है वो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। और जो ग्लूकोज होता है वो कितने कार्बन का होता है? वो होता है 6 कार्बन का। यानी कि 6 कार्बन वाले ग्लूकोज से 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड बन रहा है। तो इसका मतलब है कि 6 कार्बन से 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है। यानी कि जो ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से नहीं टूट रहा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? अगर ग्लूकोज 6 कार्बन से 1 कार्बन वाला कोई कंपाउंड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का है और जो कंपाउंड बन रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन का है। यानी कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि ग्लूकोज जो है वो पूरी तरीके से नहीं टूटा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। 6 कार्बन का ग्लूकोज है, 6 कार्बन से अगर 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बनता है तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 6 से 3 एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है, तो 6 कार्बन में कितने आ जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है? वो कहाँ से पाया जाता है? वो सुक्रोज से पाया जाता है। और सुक्रोज कहाँ से बनता है? सुक्रोज जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है वो सुक्रोज होता है। और जो सुक्रोज होता है वहीं से हम ग्लूकोज को डिराइव करते हैं। और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर स्टोर करके कार्बोहाइड्रेट रखा होता है वहाँ से भी हम ग्लूकोज को यूज़ करते हैं। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, यानी कि जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज, ठीक है। तो जो सुक्रोज होता है, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है उसमें हमें यूज़ क्या करना होता है? या तो हम ग्लूकोज को यूज़ कर सकते हैं या तो फ्रक्टोज को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर प्लांट से सुक्रोज लिया हुआ है तो हमें सुक्रोज
सुक्रोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में। तो सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो एंजाइम की नीड होती है वो होती है इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। तो सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज, यानी कि इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में सुक्रोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। एंड दीज टू मोनोसैकेराइड्स रेडियली इंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, यानी कि जो ग्लूकोज है एंड जो फ्रक्टोज है ये दोनों ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज, यानी कि जो ग्लूकोज है एंड फ्रक्टोज है, ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन का होता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के 6th पोजीशन पे क्या होता है, हमारा फॉस्फोरस ऐड होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि फॉस्फोरस का ऐड होना, फॉस्फोरस के एडिशन को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 6th पोजीशन जो होती है वहाँ पे फॉस्फोरस ऐड होता है। अगर ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे फॉस्फोरस ऐड हुआ है तो उसका नेम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है वहाँ पे 6th पोजीशन पे फॉस्फोरस ऐड होता है, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम की नीड होती है, हेक्सोकाइनेज, यानी कि हेक्सोकाइनेज की हेल्प से ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे फॉस्फोरस ऐड होता है। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है उसको आइसोमराइज किया जाता है। आइसोमराइज का मतलब क्या होता है, जैसे ग्लूकोज का आइसोमर क्या होता है, फ्रक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज का आइसोमर होता है। अगर हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो जो हमारा आइसोमरेज एंजाइम होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है और सेकेंड स्टेप है उन दोनों को छोड़कर आगे के जितने स्टेप्स होते हैं फ्रक्टोज, चाहे आप रिएक्टेंट में फ्रक्टोज से स्टार्ट करें ग्लाइकोलिसिस या फिर ग्लूकोज से स्टार्ट करें, आगे की सारी प्रोसेस सेम होती है दोनों में। द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड इन फिगर 12.1। इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम टेक प्लेस, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो कितने स्टेप की रिएक्शन होती है, वो 10 स्टेप की रिएक्शन होती है। यानी तो जो हर रिएक्शन हर स्टेप पे डिफरेंट एंजाइम जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो डिफरेंट एंजाइम के कंट्रोल से होती है। टेक प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट को हम पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। वाइल स्टडिंग द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्लीज नोट द स्टेप्स एट विच यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी और इन दिस केस NADH और H+ टेक प्लेस, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में हमें ये नोट करना है कि किस किस जगह पे किस किस प्रोसेस में एटीपी का यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज हो रही है यानी कि बन रही है, और कहाँ कहाँ पे NADH जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसको हम अपने नोट से, इसके आगे का नोट से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ के आगे की NCERT आपको पढ़ाती हूँ। ओके, तो यहाँ से हम ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो रिएक्शन होती है वो टोटल कितने स्टेप की होती है, 10 स्टेप की रिएक्शन होती है। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग से इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए जो ग्लूकोज होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, उसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि ग्लूकोज जो होता है उसके 6th पोजीशन पे क्या होता है, फॉस्फोरस जो होता है वो ऐड होता है, जिसकी वजह से हमारा बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या होते हैं, 6 कार्बन होता है और 1 फॉस्फोरस होता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज, ठीक है।
ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एटीपी से को हम कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोरस और एडीपी में। जो हमारा ये फॉस्फोरस एटीपी से निकला है, ठीक है, अब इसी फॉस्फोरस को हम ग्लूकोज में ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी वहाँ पे एटीपी जो है एक मॉलिक्यूल यूज़ हो गई है। ठीक, अब सेकेंड स्टेप देखते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अब क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक, ये रिएक्शन जो होती है वो आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से होती है। ठीक, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है और 1 फॉस्फोरस है। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब अगर हम थर्ड स्टेप में आते हैं तो जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा फॉर्म हुआ है उसमें हम 1 फॉस्फोरस को और ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर से एटीपी यूज़ यहाँ पे होगी थर्ड स्टेप में। एक तो फर्स्ट स्टेप में एटीपी यूज़ हुई है, अब ये थर्ड स्टेप में एटीपी यूज़ हो रही है। एटीपी को हम जब ब्रेक करते हैं फॉस्फोरस में और एडीपी में, ठीक है, तो जो फॉस्फोरस होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पे। फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फोरस ऐड होता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस क्यों बोलते हैं, जब हमारा फॉस्फेट जो है, देखो दो चीज़ों के लिए हम बोलते हैं बिस, 3 चीज़ों के लिए हम बोलते हैं ट्रिस। तो यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है, फर्स्ट पोजीशन पे है और 6 पोजीशन पे है, तो इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं बिस। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी कि फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन और 6th पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, अब इस जो ये कंपाउंड बना है इसमें कितने कार्बन हो गए, कार्बन तो 6 हैं और फॉस्फोरस कितने हो गए, 2। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है वो 2 कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। अब देखो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो होता है उससे एक कंपाउंड बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, जिसको हम PgAl भी बोलते हैं, और दूसरा कंपाउंड बनता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम NCERT में DHAP भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड जो है चूंकि इसी से बने हैं, तो इसमें अगर 6 कार्बन और 2 फॉस्फोरस थे तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 कार्बन 1 फॉस्फोरस, 3 कार्बन 1 फॉस्फोरस, यानी कि 3 कार्बन यहाँ पे आ गया, 3 कार्बन यहाँ पे आ गया, 1 फॉस्फोरस यहाँ पे, 1 फॉस्फोरस इसमें। ठीक है, टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 6 कार्बन 2 फॉस्फोरस। 1,6 बिस फॉस्फेट से अगर हम बनाते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ये हमारा होता है फोर्थ स्टेप। ठीक, अब जो हमारा ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो सकता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, या फिर जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ये क्या होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इससे ये बन सकता है, इससे ये बनता है। तो ये हमारा 5th स्टेप हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है जिसको हम PgAl बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, 1 फॉस्फोरस और ऐड करते हैं। 6th स्टेप, ये हमारा कौन सा है, 6th स्टेप है। तो हम क्या करते हैं, 6th स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे 1 फॉस्फोरस और ऐड करना है फर्स्ट पोजीशन पे। तो उसके लिए हमें जब भी हम फॉस्फोरस ऐड करते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब 6th स्टेप में क्या होता है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है, NAD से क्या होता है, देखिए NAD प्लस में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो ऐड होता है वहाँ, तो उससे बनता है NADH प्लस H प्लस, यहाँ से एनर्जी मिलती है और हमारा जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वहाँ पे एक और फॉस्फोरस ऐड हो जाता है फर्स्ट पोजीशन पे। तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको NCERT में BPGA लिखा है। अब यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड हुआ है तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस का नंबर हो जाएगा वो 2 और कार्बन का नंबर कितना हो जाएगा, 3। यहाँ की जो रिएक्शन है, यहाँ की प्रोसेस बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि यहाँ पे इससे ये कैसे बन गया, तो आगे मैं दूसरे पेज पे इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसमें क्या होता है, यहाँ पे
अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से फॉस्फोरस को निकालते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं। जब हम फॉस्फोरस को रिमूव करेंगे तो हमें एनर्जी बनेगी यहाँ पे इस प्रोसेस में। तो क्या करते हैं, हम फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फोरस को रिमूव करते हैं। जो फॉस्फोरस होता है या इस कंपाउंड से निकल के एडीपी से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है 7th स्टेप में। तो 7th स्टेप में क्या होता है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक फॉस्फोरस निकलता है, वो ऐड हो जाता है एडीपी में। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला के क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ से एक फॉस्फोरस निकल गया है तो यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फोरस निकल गया तो इसका नाम क्या हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसमें क्या होगा, 3 कार्बन होंगे और एक फॉस्फोरस होगा। अब इसमें 8th स्टेप में देखिए क्या होता है, 8th स्टेप में जो ये 3rd पोजीशन पे फॉस्फोरस ऐड है वो 2nd पोजीशन पे ऐड हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी कि बस पोजीशन चेंज हुई है, 3rd से 2nd पोजीशन पे आ गया है फॉस्फोरस, इसीलिए इसका नाम है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसमें कितने फॉस्फोरस होंगे, 3 कार्बन होंगे और एक फॉस्फोरस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना तो फॉस्फोरस ऐड हुआ है ना ही रिमूव हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब 9th स्टेप में क्या होता है, जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है वहाँ से क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है। यहाँ से वाटर रिमूव होता है तो और हमारा देखो जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है वहाँ से जब वाटर रिमूव हो जाता है तो कंपाउंड का नाम क्या बनता है, 2-फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। ठीक है, ऑर्गेनिक में हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, जैसे कीटोइनॉल रिएक्शन हम पढ़ते हैं, जहाँ पे कीटोन जो होता है अगर इनॉल में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे वाटर का लॉस होता है ऑर्गेनिक में। अगर हम कीटोन ग्रुप से वाटर निकाल देते हैं तो वहाँ पे इनॉल ग्रुप बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही रिएक्शन है। तो 2-फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट यहाँ पे बन गया, जहाँ पे हमारा अभी भी 3 कार्बन है और एक फॉस्फोरस है, क्योंकि यहाँ पे वाटर रिमूव हुआ है, फॉस्फोरस रिमूव नहीं हुआ है। अब 10th स्टेप में क्या होता है, 10th स्टेप में जो हमारा फॉस्फोरस होता है 2nd पोजीशन से अब रिमूव होता है, एडीपी से कनेक्ट होता है और हमारा क्या बना लेता है, एटीपी बना लेता है। अब यहाँ पे एक भी फॉस्फोरस नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 3 कार्बन वाला कंपाउंड बचा हुआ है जिसका नाम होता है पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड में सिर्फ 3 कार्बन होते हैं, यहाँ पे कोई भी फॉस्फोरस नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि जो हमारा फॉस्फोरस है उसको हमने एक तो 7th स्टेप में निकाला, फिर एक हमने 10th स्टेप में निकाला, तो हम डायरेक्ट एक ही स्टेप में 2 फॉस्फोरस क्यों नहीं निकाले रहे, ये डाउट बहुत लोगों को होगा। तो देखिए जो वो एक बार में हम सारे फॉस्फोरस को अगर हम निकाल देंगे तो हम उसको कंबाइन नहीं कर पाएंगे एडीपी के साथ। ठीक है, और सारी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, इसीलिए हम छोटे छोटे स्टेप में क्या करते हैं, एक एक करके फॉस्फोरस निकालते हैं। ओके, देखिए जहाँ पे यहाँ पे जो हमारा 4th स्टेप था, यहाँ पे हमने फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट से 2 कंपाउंड बनाए थे 3-3 कार्बन वाले। ठीक, तो जो हमारा PgAl बना था जिसको हम बोल रहे थे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वहाँ से हमने ये पूरी रिएक्शन को प्रोसीड किया था। अब कुछ लोग का डाउट होगा कि ये जो हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है जो बना है उसका क्या यूज़ होता है। तो जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है वो भी कन्वर्ट हो जाता है PgAl में और वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इस PgAl से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 मोल पाइरुविक एसिड के बनेंगे, लेकिन अगर हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को भी कन्वर्ट कर देंगे PgAl में तो दो मॉलिक्यूल, सारे जो स्टेप में 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यानी यहाँ पे जो हमारा NADH बना है ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, ATP जो बना है इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, H2O जो निकला है इसके भी 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, जो हमारा ATP बना है इसके भी 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे और जो पाइरुविक एसिड बना है इसके भी 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। यानी कि सारी रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 मोल हमारा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, 2 मोल हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, 2 मोल हमारा फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 2 मोल फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनेगा और 2 मोल ही पाइरुविक एसिड के बनेंगे। ओके, यानी कि 7th स्टेप और 10th स्टेप में 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ATP बना, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ATP बना, टोटल ATP बना कितना, टोटल ATP बना हमारा 4 ATP। ठीक है, और यूज़ कितना हुआ था, यूज़ हुआ था फर्स्ट स्टेप में, 3rd स्टेप में यूज़ हुआ था हमारा 2 ATP।
अब 4 को 2 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 ATP, यानी कि हमारा नेट ATP कितना बना 2 ATP। ओके, और 2 मोल हमारा NADH भी बना है इस रिएक्शन में, यानी कि इस ग्लाइकोलिसिस में हमारा 2 मोल NADH बना है और 2 मोल हमारा ATP नेट बना है, ठीक है, और 2 मोल वाटर बना है 9th स्टेप में। ओके, NCERT की एक लाइन है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन हम करते हैं। जो हमारा हाइड्रोजन होता है, अगर हम हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं तो हमारा क्या बनता है, 2 मोल बनते हैं H+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, ठीक। अब NAD+ में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा NAD, ठीक। अब हमारा क्या क्या बचा, हमारा यहाँ से बचा 2 मोल H+ और 1 इलेक्ट्रॉन का बचा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 मोल H+ और 1 इलेक्ट्रॉन को अगर इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा NADH और H+। इसी को बोलते हैं रिडॉक्स इक्विवेलेंट। H2 को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स इक्विवेलेंट, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और इसको बोलते हैं रिडॉक्स इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कंपाउंड से PgAl से हाइड्रोजन निकलता है, NAD+ में ऐड होता है, तो हाइड्रोजन के निकलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी कि इस रिएक्शन में 6 स्टेप में PgAl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और NAD+ में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो इसका मतलब NAD+ का क्या हुआ है, रिडक्शन। इसका PgAl का ऑक्सीडेशन, NAD+ का रिडक्शन, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। Is utilized at 2 steps. First in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate and second in the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6 bisphosphate. Clear? The fructose 1,6 bisphosphate is split into dihydroxyacetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde. ये मैंने बताया था कि जो fructose 1,6 bisphosphate है उसमें 6 कार्बन और 2 फॉस्फोरस है, वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है किसमें, PgAl में, और किसमें टूट जाता है, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में। We find that there is one step where NADH+H+ is formed from NAD+. ये कौन सा होता है, 6th स्टेप। 6th स्टेप में क्या होता है, जो हमारा NAD+ होता है उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, यानी कि NAD+ का क्या हो गया, रिडक्शन, वहाँ से क्या बनता है NADH+H+। दिस इज व्हेन 3-phosphoglyceraldehyde इज कन्वर्टेड टू 1,3-bisphosphoglycerate। हमने पढ़ा था कि ये प्रोसेस कब होती है, 6th स्टेप में होती है, जहाँ पे क्या होता है 3-phosphoglyceraldehyde जो होता है वो कन्वर्ट होता है 1,3-bisphosphoglycerate में, जिसको हम BPGA बोलते हैं। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड। मैंने बताया था कि 6th स्टेप जो होते हैं उसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है रिमूव होता है, उसी को बोलते हैं रिडॉक्स इक्विवेलेंट। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम PgAl, यानी कि PgAl से 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और किसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, NAD+ को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। PgAl इज ऑक्सीडाइज। मैंने बताया था कि PgAl से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो उसको बोलते हैं PgAl का ऑक्सीडेशन, एंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू BPGA, यानी कि PgAl में फॉस्फोरस ऐड होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है BPGA में। द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-phosphoglyceric एसिड इज ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, यानी कि जब हमारा 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-phosphoglyceric एसिड बनता है तब भी हमारी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बनती है। यील्ड का मतलब होता है बनना, यानी कि यहाँ पे भी एनर्जी बनती है, यानी कि इस स्टेप में जब 1,3-bisphosphoglyceric एसिड से बनता है 3-phosphoglyceric एसिड तो वहाँ पे एनर्जी क्या बनती है, बनती कितने मोल, 2 मोल। ओके, द कन्वर्जन यहाँ पे हो गया था, दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP, यानी कि जो ये एनर्जी बनती है वो ATP के फॉर्मेशन में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। अनदर ATP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुविक एसिड, यानी कि जब हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है तब भी हमारी ATP क्या होती है, बनती है, प्रोड्यूस होती है। ओके, Can you then calculate how many ATP molecules are directly synthesized in these pathway from one glucose molecule? यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें कितने मॉलिक्यूल जो हैं ATP के डायरेक्ट बने हैं। तो यहाँ पे जो हैं 4 मॉलिक्यूल तो बने थे, जिसमें से 2 जो हैं इसमें खर्च हो गए थे, तो उसके लिए हमने माइनस कर दिया था, यानी कि ATP की ग्लाइकोलिसिस में ATP के 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नेट बचते हैं डायरेक्ट। पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यानी कि जो पायरुविक एसिड होता है वो ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट यानी एंड प्रोडक्ट होता है। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, यानी कि
अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो भी रिएक्शन होगी वो फर्मेंटेशन की होगी। तो यहाँ पे हम अब अपना लेक्चर बंद कर देते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ लें। थैंक यू।